हाय एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? मैं अनुज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से परिवार टारगेट विद अंकित में। सभी जुड़े साथी मुझे बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसा चल रहा है सभी का जीवन। भैया, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल, बहुत छोटा, लेकिन साथ ही साथ बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। ऐसा है नहीं कि ये टॉपिक छोटा हो, ये टॉपिक छोटा नहीं है, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है। ठीक है, हालांकि ये दिखने में काफ़ी आसान लगता है, बहुत ही सरल टॉपिक लगेगा, लेकिन ये काफ़ी जिद्दोजहद के साथ सीखा जाता है। थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत इस टॉपिक में पढ़ने वाली है। जुड़े हैं अपने साथ निधि तिवारी, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। प्रशांत भाई जुड़े हैं, प्रशांत कुमार सिंह, अंजू, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऋतु रजावत, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बताओ बाकी और कितने साथी जुड़े हैं। बाकी और कितने साथी जुड़े हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे। हाँ जी भैया, जुड़े हैं अपने साथ लक्ष्मी, मुस्कान, भावना सिसोदिया, प्रिया यादव। हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। सर क्लास 2 की पीडीएफ नहीं है? अच्छा, आई हैव टू आस्क इट। सर पीपीटी में मत कराना, पीपीटी नहीं है। चलो भैया, ओके एवरीबॉडी। चलिए भाई गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से परिवार टारगेट विद अंकित में। हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही मैं एक बेहतरीन सा टॉपिक आपको कराऊंगा, प्रीपोजिशन। पहले इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा मैं। पहले इसकी आपको मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। और बेसिक इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं भैया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हिंदी में हम संबंध बोधक शब्द भी कहते हैं। जी हाँ, ये संबंध बताने का काम करता है। किस किस का करता है? ये सामान्यतः प्यारे साथी, ये सामान्यतः किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका संबंध पहले आए हुए शब्दों के साथ जोड़ता है। मैं इसका स्ट्रक्चर से आपको बताना चाहूंगा, इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपको पता है नॉर्मली हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन और एक वर्ब यानी एक्शन और एक रिसीवर ऑफ एक्शन यानी ऑब्जेक्ट, एंड सामान्यतः तो आपका सेंटेंस यहीं पर पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो कई बार यहाँ से अलावा भी एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने जुड़ सकती है। वो जुड़ेगी प्रीपोजिशन की हेल्प से। और प्यारे भाई, प्रीपोजिशन के बाद वाली इंफॉर्मेशन भी प्रीपोजिशन में एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम करती है। ठीक है जी, प्रीपोजिशन में एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम करती है। आपको ये पता होगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका संबंध इस वर्ब से है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका संबंध इस प्रीपोजिशन से है। तो सबसे पहले ये श्योर कर लीजिएगा कि हर प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। हाँ जी भैया, बताइए। सर कल आपने पीपीटी से क्यों कराई? वो क्लास केवीएस 2025 की थी, वो रिमूव कर दी गई है, वो बाई मिस्टेक आपको ऑपरेट करा दी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, टेक इट अदरवाइज, इसको लीव कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल वहीं से कराऊंगा। देखो, मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ से सवाल बनता है, यहाँ से सवाल बनता है, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ। देखो, एक चीज़ समझिएगा आप, एक चीज़ समझेंगे आप। मैंने आपको ये तो बता रखा है ना, ये वाला वर्ड हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, ये वाला वर्ड हमेशा वर्ब होगा, ये वाला वर्ड हमेशा एक बार फिर से नाउन प्रोनाउन होगा, ये वाला वर्ड प्रीपोजिशन अपने आप में होगा ही होगा।
और ये वाला जो वर्ड है ये एक बार फिर से आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का फंक्शन ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। एक और चीज आपको यहां पर समझनी है भैया, एक और चीज आपको यहां पर समझनी है, अगर यहां पर वर्ब आ जाए गलती से वर्ब, तो वो वर्ब अपने आप में कौन सी होगी? वर्ब वन में आईएनजी फॉर्म यहां पर लगा होगा, वर्ब वन में आईएनजी फॉर्म यहां पर आपको लगा होगा, वर्ब वन में आईएनजी फॉर्म। और वर्ब वन में जब आईएनजी फॉर्म लगेगा तो वो बन जाएगी भैया जीरेंड, और जीरेंड किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा, जीरेंड नाउन का। एक बार जल्दी से श्योर करो, बताइए भैया। कल सीडीपी की आपकी जो बड़ी महा मैराथन केवीएस में होने वाली है, उसका कल सुबह टाइम 11 बजे रहेगा। सभी साथी वहां पर टाइमली पॉजिटिवली ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा, फीडबैक नहीं देते हैं। अनुसर TWA करके आप देख लीजिएगा, टैग करना अनुसर TWA, मैं वहां पर मिल जाऊंगा, ठीक है? ये बात नोट कर लीजिएगा। चलो वेट कर लो बेटा, आप सारी चीज़ों को छोड़ दो, पीछे की सारी चीज़ों को छोड़ो, यहाँ से टॉपिक को पढ़ना शुरू करो, ठीक है? ये सारी बातें, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आप जब भी प्रीपोजिशन के बाद में जो भी वर्ड लिखोगे वो नाउन या प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन या नाउन जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, क्योंकि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये बात समझ आई? दूसरा, अगर यहां पर नाउन या प्रोनाउन ना हो, वर्ब हो, तो वर्ब को आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, ताकि आप उस वर्ब को जीरेंड बना सकें। एंड आपको पता होगा कि जीरेंड सेंटेंस में एक नाउन की तरह से फंक्शन करता है। मैं एक एग्जाम्पल बोलूंगा, ठीक है? जैसे लिखते हैं हम एक एग्जाम्पल। आपने बोला राज प्लेज चेस विद हिज फ्रेंड्स। राज प्लेज चेस विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है जी। हमने एक सेंटेंस बोला, राज अपने दोस्तों के साथ क्या करता है? चेस खेलता है। तो आपने नोटिस किया कि इस वाक्य में ये काम को कर रहा है, ये काम है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है। ये वाला जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन हमेशा किसके सामने आ रहा है? नाउन या प्रोनाउन के। और इसका संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? इसका संबंध किससे जोड़ा जा रहा है भैया? इसका संबंध वाक्य में आने वाले पहले नाउन या प्रोनाउन से जोड़ा जा रहा है। और एक और बात बता दूं कि अभी अगर आप इस सेंटेंस को कुछ और ऐड इंफॉर्मेशन करना चाहोगे, तो इस इंफॉर्मेशन में इस सेंटेंस में आप कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको आपको बता दूं, आपने बोला ऑन संडेज, ऑन संडेज, ऑन संडे कर लो, संडेज की छोड़ो, ठीक है? दूसरा, आप और इंफॉर्मेशन जोड़ना चाहोगे, इन इन द ऑफिस, कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहोगे, कर सकते हो। यानी आप किसी भी सेंटेंस में जो सामान्यतः देखते हो वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखते हो, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो एक प्रीपोजिशन लगाओगे, और हर बार आप इंफॉर्मेशन टुकड़ों में ऐड करते चले जाएंगे, और जो बाद में आए हुए नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनका संबंध जोड़ा जाता है पहले आए हुए शब्दों से। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। ये है मेन फंक्शन प्रीपोजिशन का। एक बार सारे लोग समझो मैंने क्या क्या बातें बोली हैं, उसके बाद यहां पर आना, ठीक है? बताना कोई चीज समझ ना आए हो तो।
हाँ जी भैया, करेक्ट है जी, बिल्कुल। कुछ भी आप और भी कुछ आपको इसमें इंफॉर्मेशन जोड़नी है, कुछ भी आप बोलोगे, जो आप बोलोगे मैं वही इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दूंगा, और जो भी आप बोलोगे उसको ऐड करने के लिए मुझे एक प्रीपोजिशन लेना पड़ेगा। समझ पाए? ये है इसका बेसिक फंक्शन प्रीपोजिशन का। चलो भैया कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं। अब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। मैं आपको यहां पर बताऊंगा प्रीपोजिशन में 2 कैटेगरी में आपको पढ़ाऊंगा। एक तो आपको मैं पढ़ाऊंगा बेसिक प्रीपोजिशंस, बेसिक प्रीपोजिशंस पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे बेसिक प्रीपोजिशंस और एक हम पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोजिशंस। फिक्स प्रीपोजिशंस यानी कुछ वर्ड्स के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स हैं भैया, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे हम, और कुछ पढ़ेंगे हम, पहले तो हम पढ़ेंगे बेसिक प्रीपोजिशंस और फिर हम पढ़ेंगे क्या, पहले हम पढ़ेंगे बेसिक प्रीपोजिशंस, फिर हम पढ़ने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशंस। दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर, समझे? दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ? सही है जी। चलो अब हम पढ़ते हैं अफ्रेड के साथ। पहली बात, अफ्रेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है भैया? ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से डरना, किसी चीज से डरना, किसी चीज से डरना। जैसे आपने बोला सी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, यानी वो सांपों से डरती है। अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से डरना अफ्रेड ऑफ होता है, किसी चीज से डरना अफ्रेड ऑफ होता है, किसी चीज से डरना अफ्रेड ऑफ होता है, किसी चीज से डरना अफ्रेड ऑफ होता है। समझ पाए? नेक्स्ट पे हम चलेंगे फाउंड ऑफ। अफ्रेड ऑफ, फाउंड ऑफ, इन्हीं के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ऑफ का। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से डरना, किसी चीज से डरना। जैसे ही इज फाउंड ऑफ क्रिकेट, सॉरी मैंने डरना बोल दिया, गलत, वो अफ्रेड ऑफ है, ये है फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना, शौक में होना। जैसे वो चाय पीने के आदी है, वो क्रिकेट देखने का आदी है, शौकीन है वो शौक है उसको क्रिकेट देखने का, उसको क्रिकेट खेलने का शौक है। समझ पाए? हाँ जी भैया, समझ पाए? नेक्स्ट पे चलेंगे। एक है आपका प्राउड ऑफ, किसी चीज पर क्या करना? गर्व करना, अभिमान करना। किसी पर गर्व करना या अभिमान करना, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे वी आर प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स, हमें अपने सैनिकों पर, अपने सैनिकों पर प्राउड है, गर्व है, अभिमान है। समझ पाए? समझ पाए? ठीक है जी, बिल्कुल। अंजू कह रहे हैं आप राइटिंग स्किल्स का ले आते। राइटिंग स्किल्स, मेरी इंग्लिश की राइटिंग वैसे ही बड़ी बेकार है। असेम्ड ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, असेम्ड ऑफ पूछा जाता है, याद रखना। असेम्ड ऑफ, असेम्ड के साथ शर्माना ऑफ आता है, असेम्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा किया जाता है। समझ पाए? समझ पाए? नेक्स्ट, जैसे आपने बोला ही इज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, यानी शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना असेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना असेम्ड ऑफ। समझ पाए? नेक्स्ट, हाँ जी, यूज टू, हैविंग टी, यूज टू एक प्रीपोजिशन जो होता है, यूज टू एक प्रीपोजिशन की तरह तब काम करेगा जब इससे पहले बी की फॉर्म का प्रयोग होगा। यूज टू का मतलब होता है पास्ट में हैबिट को दिखाना। और अगर आप किसी चीज के लिए आदि आज हैं तो आई एम यूज टू हैविंग टी इन द मॉर्निंग। तो आज अगर आप वर्तमान में किसी चीज के लिए आदि हैं तो उसके लिए आएगा आई एम यूज टू, आई एम यूज टू। समझ पाए भैया? कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ का मतलब होता है सक्षम होना। ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, देख रहे हो, ही इज कैपेबल ऑफ, ये ऑफ जो है भैया ये प्रीपोजिशन है, और ये जो देख रहे हो वर्ब है, वर्ब को आपने क्या कर दिया? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है आपने, वर्ब में आपने आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है। क्यों किया है?
वर्ब में आपने आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया, क्यों किया? क्योंकि वर्ब में आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होता है। समझ पाए? वह इस समस्या को हल करने में सक्षम है। नेक्स्ट हम करेंगे फुल ऑफ, किसी चीज से भरा होना, जैसे फिल्ड विद फुल ऑफ। अच्छा, इसका मीनिंग क्या? एक और चीज समझना, ये दोनों पॉइंट याद है, इन दोनों को रखना। फिल्ड के साथ विद आएगा, फुल के साथ ऑफ आएगा, दोनों का ही मतलब है भरा होना। दोनों का ही मतलब क्या होता है? भरा होना। लेकिन फिल्ड विद क्या होता है? जैसे कमरा उजाले से भरा हुआ है, रोशनी से भरा हुआ है, पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई है, तो ये फिल्ड विद होता है। ठीक है। फुल ऑफ, जैसे द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, दोनों का मतलब भरा होने से है, लेकिन फुल के साथ ऑफ आएगा, फिल्ड के साथ विद आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, फुल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन और फिल्ड के साथ विद प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हम चलेंगे टायर्ड ऑफ, थका होना। ठीक है। ऊब जाना, थका होना। ठीक है। फेड अप, अब ध्यान रखो, टायर्ड ऑफ होता है, फेड अप होता है, ऊब जाना। आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग यू। मैं आपको सुनते हुए थक चुका हूं, देखते हुए थक चुका हूं। ये बात आपको समझ आई? जैसे मैं इंतजार करते करते थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैंने ये बात आपको फिर से बताऊंगा कि ये जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, और ये जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है ये जीरेंड है। वर्ब वन में आईएनजी लगाना, जब वो नाउन की तरह से काम करे, उसको हम जीरेंड भी कहते हैं, उसको हम जीरेंड भी कहते हैं। भैया जल्दी से बताओ। सर सेंटेंस के हिसाब से वर्ब कैसे यूज करते हैं वो भी करवाना। ऑफ कोर्स मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे भैया अवेयर ऑफ। आपने नोटिस किया हमने कितनी प्रीपोजिशंस के साथ ऑफ का प्रयोग किया है? अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, असेम्ड ऑफ, कैपेबल ऑफ, फुल ऑफ, टायर्ड ऑफ, अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब किसी चीज से वाकिफ या जानकार होना होता है। हाँ जी बताओ भैया। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ। ठीक है। अवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है किसी चीज की जानकारी होना या सावधान होना। जैसे सी इज अवेयर ऑफ द रूल्स, यानी जानकारी में होना। ठीक है, नियमों की जानकारी है। जेलस के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन किया जाता है, सी इज जेलस ऑफ। अब बेटा दो बातें हैं, आप लोग चाहोगे कि मैं इसे कहां कहां ऑफ आता है वैसे करा दूं, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना ये क्लास की वेस्टेज नहीं होगी, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। गिल्टी ऑफ, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये गिल्टी ऑफ, फाउंड द गिल्टी ऑफ, ये कई बार पूछा जाता है, ये ज्यादातर पूछा जाने वाली प्रीपोजिशन है। जब भी आपको किसी चीज का दोषी पाया जाएगा तो आप गिल्टी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आप जब भी आपको किसी चीज का गिल्टी पाया जाएगा तब आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे भैया, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ इन, किसी चीज में आप इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, तो आप इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। ठीक है। हैविंग इंटरेस्ट, जैसे सी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इंटरेस्ट के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। भैया समझ पाए? नेक्स्ट पे चलते हैं, वीक इन, अगर आप किसी चीज में वीक है, कमजोर हैं, तो आप इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने बोला सी इज वीक इन मैथमेटिक्स, सी इज वीक इन मैथमेटिक्स, सी इज वीक इन मैथमेटिक्स। तो जब कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट विशेष में वीक होता है, यानी ये कह दो कि वीक के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, रिच इन, रिच इन का मतलब होता है किसी चीज में अधिकता होना, किसी चीज की अधिकता होना, प्रचुर होना। ठीक है। जैसे आपने बोला इंडिया इज रिच इन कल्चर, यानी संस्कृति में समृद्ध है, भारत की संस्कृति काफी अच्छी है, काफी समृद्ध है। समझ में? तो रिच इन होता है भैया। इन्वॉल्व्ड इन होता है,
इन्वॉल्व इन होता है टेक पार्ट, शामिल होना। जैसे ही इज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, शामिल होना। समझ पाए? नेक्स्ट, डेफिशिएंट इन पूछा जाता है। डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, किसी चीज की कमी होने को हम डिफिशिएंट इन बोला जाता है। जैसे हिज डाइट इज डिफिशिएंट इन विटामिन, उसकी डाइट में विटामिन की कमी है, उसकी डाइट में विटामिन की कमी है भैया। नेक्स्ट, गुड और बैड, गुड और बैड दोनों के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और बेहद इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गुड या बैड होने पर हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कोई गुड है या बैड है, गुड एट या बैड एट होता है। समझ पाए? गुड एट और बैड एट होता है। समझ पाए होंगे आप? बोलो जल्दी से। सी इज गुड एट पेंटिंग, वो चित्रकारी में अच्छी है। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम बैड एट इंग्लिश। समझ पाए? बोलो विनीत भाई, अभी तक समझ आ रहा है? देखो, मेरा हमेशा प्रयास होगा कि जो भी चीजें मैं आपको आगे अभी तक पढ़ा रहा हूं, ये ज्यादा से ज्यादा आपके माइंड में, आपकी समझ में बैठ सके। अब देखो, एक कहावत होती है हिंदी में, देशी भाषा में, आगे दौड़ पीछे छोड़। अभी हम पढ़ भी रहे हैं और समझ ना आए या सेटिस्फैक्शन ना हो तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। इधर मैं प्रयास कर रहा हूं, इधर आप अपने लाइब्रेरी में बैठ के, घर में बैठ के डेटा को फूंक जा रहे हैं, मेरी को 1 घंटे तक सुने जा रहे हैं, आप पक रहे हैं मेरी बातों से, कोई फायदा नहीं है। व्हाट आई पर्सनली बिलीव, आई वांट कि जब तक हमें मौका मिल रहा है, कम से कम ऐसा है कि प्रीपोजिशन को हम दोबारा ना सीखें। समझ पाए? कोशिश ये होनी चाहिए, आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, मैं अपनी तरफ से दूंगा। देखो, व्हाई एम आई आस्किंग दिस, ऑल ऑफ यू आर इन द सीरीज ऑफ बिकमिंग ए टीचर, आप सारे लोग टीचर बनने की सीरीज में हैं। डू टेल मी वन थिंग, कि क्या सीखने और सिखाने को, जब आप मेरी जगह खड़े होंगे आफ्टर सम डेज, क्या आप स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स को भी अपना बेस्ट देना चाहिए? सो आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू। आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, एट द सेम टाइम आपको भी अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए, ताकि हम किसी लिस्ट में आपको देख सके। मेरा प्रयास सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरा प्रयास आपके लिए है, और आपका प्रयास सिर्फ आपके लिए है। समझ पाए? समझ पाए? बोलिए। चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं। गुड और बैड एट होता है, ठीक है। गुड एट का मतलब है किसी चीज में अच्छा होना, और बैड एट का मतलब है किसी चीज में बेकार या कमजोर होना। क्लेवर एट किसी चीज में चतुर होना, जैसे ही इज क्लेवर एट सॉल्विंग पजल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लेवर एट होता है, क्लेवर एट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। एक्सपर्ट एट, क्लेवर एट, एक्सपर्ट एट, गुड एट, बैड एट, इन सभी के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज एक्सपर्ट एट डांसिंग, आपने हर बार देखा होगा कि जो भी प्रीपोजिशन आ रही है और उसके बाद अगर वर्ब आ जाए तो वो आईएनजी फॉर्म में आ रही है, ये आपने हर प्रीपोजिशन में देखा होगा। स्किलफुल एट किसी चीज में कुशल होना, किसी चीज में कुशल होना, जैसे ही इज स्किलफुल एट ड्राइविंग। ठीक है, स्किलफुल एट का मतलब है किसी चीज में कुशल होना, किसी चीज में कुशल होना। नेक्स्ट पे चलेंगे। एंग्री विद, किसी एंग्री विद, एंग्री एट, एंग्री विद और एंग्री एट याद रखो। एंग्री विद और एंग्री एट, मैं यहां पर लिख देता हूं इस चीज को, मैं यहां पर लिखूंगा एंग्री, एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आ जाती हैं। एंग्री विद, जब एंग्री विद होगा तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति विशेष से नाराज होना, किसी व्यक्ति से या पर्सन से नाराज होना। लेकिन एक होता है एंग्री एट, और एंग्री एट का मतलब है किसी बिहेव पर, किसी बिहेव यानी किसी थिंग, बात पर, किसी थिंग या बिहेव, किसी व्यवहार पर, किसी बात पर, किसी व्यवहार पर नाराज होने को एंग्री एट हम लगाएंगे, एंग्री एट हम लगाएंगे। ठीक है जी, समझ पाए? नेक्स्ट हम चलेंगे भैया, नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। कह रहे हैं हम एंग्री विद हो गया, एंग्री एट हो गया। पॉपुलर विद, लोकप्रिय होना, जैसे द टीचर इज पॉपुलर विद स्टूडेंट्स, यानी छात्रों में, पॉपुलर होना का मतलब है शिक्षक छात्रों में लोकप्रिय है। ठीक है, लाइक्ड बाय पीपल, पॉपुलर विद का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा किसी को पसंद किया जाना। ठीक है भैया, नेक्स्ट पे हम चलेंगे। क्या है ये, क्या है ये? पेशेंट विद, पेशेंट विद का मतलब होता है धैर्य रखना,
सी इज पेशेंट विद चिल्ड्रन, सी इज पेशेंट विद चिल्ड्रन, सी इज पेशेंट विद चिल्ड्रन, वह बच्चों के साथ धैर्यवान है। नेक्स्ट हम चलेंगे मैरिड टू और मैरिड विद, मैरिड टू और मैरिड विद, याद रख लो मैरिड टू और मैरिड विद, बोलो मैरिड टू और मैरिड विद, हमेशा मैरिड के साथ, मैरी के साथ, याद रखना मैरी के साथ क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लो इसे, मैरी के साथ करना क्या है, जो मैरी है मैरी, अगर इसका प्रयोग आपने एक्टिव सेंटेंस में किया है, एक्टिव में, तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, इसके साथ जब भी मैरी वर्ब का प्रयोग आप एक्टिव में करोगे तो नो प्रीपोजिशन, और जब आप इसका प्रयोग पैसिव में करोगे, पैसिव में, तो आप याद रखना इसके साथ विद का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा किसका होगा, टू का होगा, ये याद रखना, ये कंफ्यूजन है बट इंपॉर्टेंट बात है। मैरी एक ऐसी वर्ब है जब आप इसका प्रयोग एक्टिव सेंटेंस में करेंगे तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, अगर आप इसका प्रयोग पैसिव में करोगे तो विद की जगह टू आएगा, हमेशा विद का एरर दिया जाता है, हमेशा विद का एरर दिया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिवोटेड टू, किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए समर्पित होना, समर्पित होना, जैसे ही इज डिवोटेड टू हिज वर्क, वो अपने काम के प्रति डिवोटेड है, समर्पित है, वो अपने काम के प्रति डिवोटेड है या समर्पित है। नेक्स्ट में हम चलेंगे, ही इज एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स, एडिक्टेड ये पूछा जाता है, एडिक्शन एडिक्टेड टू होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, ये पूछा जाने वाला प्रीपोजिशन है, बहुत बार पूछा जाना है, किसी चीज का लत लग जाना, किसी चीज की हैबिट लग जाना। निधि कह रहे हैं एग्जाम्पल दीजिएगा, कौन सी चीज का एग्जाम्पल आपको नहीं मिल रहा है जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा ये वाला, चलो जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं आई विल मैरी टू हर, तो यहां पर जब आप ये सेंटेंस एक्टिव में है, मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, मैरी के साथ यहां पर टू का प्रयोग करना गलत है। दूसरा आप बोलो, जैसे आप बोलोगे आई विल बी मैरिड विद हर, आई विल बी मैरिड विद हर, तो उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी, तो यहां पर विद नहीं टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, विद नहीं टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, समझ पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिवोटेड टू होता है किसी चीज, एडिक्टेड टू पूछा जाता है, अपोज टू किसी का विरोध करना, अपोजिट होना, ही इज अपोज टू द, ही इज अपोज टू द, ही इज अपोज टू द प्लान, अपोज टू किसी का विरोधी होना, विरोध में होना, अलग होना, एंटी होना, समझ पाए, समझ पाए भैया। आई विल बी मैरिड का मतलब पास्ट नहीं है, ये पैसिव है, विल बी शैल बी वर्ब थर्ड, विल बी शैल बी वर्ब थर्ड, निधि विल बी शैल बी वर्ब थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे यूज टू, ये यूज टू जो है हमेशा याद रखना, ये याद रखना, आई एम यूज टू वॉक वेकिंग अर्ली, यूज टू का प्रयोग, एक सेकेंड रखना मैं यहां पर लिखता हूं, यूज टू के साथ दो कंडीशन है, यूज टू के साथ दो कंडीशन है भैया, दो, एक तो आई मतलब एक तो बी फॉर्म प्लस यूज टू, बी की फॉर्म प्लस यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये भैया दिखाता है प्रेजेंट में हैबिट को, प्रेजेंट हैबिट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एक होता है यूज टू के साथ V1 का प्रयोग, और यूज टू के साथ V1 का प्रयोग जब होता है ये क्या क्या दिखाएगा भैया, पास्ट हैबिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। बोलो कोई चीज डाउट में है, समझ आया। नेक्स्ट पे चलेंगे, फेमस फॉर किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, किसी चीज के लिए फेमस होना, आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल, द ताजमहल, आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल,
किसी चीज के लिए फेमस होना। रेस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदार होना, जैसे ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, यानी ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है। नेक्स्ट में हम चलेंगे सुटेबल फॉर, उपयुक्त होना, जैसे द बुक इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उपयुक्त है। एलिजिबल फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए योग्य होना, जैसे सी इज एलिजिबल सी इज एलिजिबल फॉर द जॉब, यानी वो जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है, क्या समझे, कहां पर आपने फॉर लगाया, आपने फॉर लगाया भैया फेमस फॉर के लिए, मतलब किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, रेस्पॉन्सिबल फॉर जिम्मेदार होना, सुटेबल फॉर उपयुक्त होना, और आपका एलिजिबल फॉर योग्य होना। एसेंशियल फॉर का मतलब होता है नेसेसरी, जैसे वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, किसी से अलग होना, और बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। जैसे योर ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, डिफरेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। फ्री फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से मुक्त कर देना, किसी चीज से मुक्त कर देना, जैसे द कंट्री इज फ्री फ्रॉम करप्शन। ठीक है, कंट्री जो है वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुकी है। फॉर लॉस गलत हो जाएगा सर, जैसे था ना लगाएं। मुस्कान, आई एम नॉट गेटिंग योर कमेंट सर, हिसाब का क्वेश्चन कराइएगा, मिक्स इंसाब के क्वेश्चन। फॉर लॉस गलत हो जाएगा सर, जैसे था ना लगाएं। आई एम नॉट गेटिंग मुस्कान, ड्रॉप योर कमेंट्स वंस मोर, क्या कह रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए, सेफ फ्रॉम, किसी चीज से सुरक्षित होना, जैसे द चाइल्ड इज सेफ फ्रॉम डेंजर, सेफ फ्रॉम सुरक्षित होना। सिमिलर टू का मतलब होता है के समान होना, दिस पिक्चर इज सिमिलर टू दैट वन, सिमिलर टू दैट वन। सुपीरियर टू श्रेष्ठ होना, बेटर देन होना, सुपीरियर टू, सुपीरियर इंफीरियर, देखो याद रखना, यहां पर मैं लिख दूंगा सुपीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर, प्रीफर, सुपीरियर इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर, प्रीफर, सीनियर, जूनियर, ईटीसी के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, टू का। एरर क्या जाएगा इनके साथ, एरर दिया जाता है देन, इनके साथ देन का नहीं टू का प्रयोग करना है भैया, देन का नहीं टू का प्रयोग करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्लास बीच बीच में बफरिंग हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओके ओके, आई गॉट इट, देखता हूं मैं। अकस्टम टू का मतलब आदी होना, आदत में होना, प्रेजेंट में। ही इज अकस्टम टू वर्क हार्ड, ही इज अकस्टम टू वर्क हार्ड, पूछा जाता है ये। अकस्टम टू किसी का प्रेजेंट में आदी होना। एक्वेंट विद पूछा जाता है, परिचित होना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक्वेंटेड विद किसी से किसी की जानकारी होना, परिचित होना। आई एम एक्वेंटेड विद द रूल्स। नेक्स्ट, अडेप्टेड टू अनुकूल होना, अडेप्ट टू होता है, जैसे एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट, यानी वो एनवायरमेंट के अनुकूल होते हैं, जानवर अपने एनवायरमेंट के वातावरण के अनुकूल होते हैं, अडेप्टेड टू। अडेप्ट एट का मतलब होता है स्किलफुल होना, ठीक है, स्किलफुल होना, जैसे सी इज अडेप्ट एट सिंगिंग, यानी निपुण होना, एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट होना, ठीक है, एक्सपर्ट एट होता है, समझ पाए, वह गाने में निपुण है। एग्रीएबल टू, यानी एग्रीएबल टू का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल स्वीकार्य होना, एक्सेप्टेबल, ठीक है। योर सजेशन इज एग्रीएबल टू मी, योर सजेशन इज एग्रीएबल टू मी, इज एग्रीएबल टू होता है, एग्रीएबल टू होता है, समझ पाए, जल्दी से बता दो, बोलो जल्दी से।
सर टू ऑफ विच पहचानेंगे कैसे कि कहाँ लगाना है? टू ऑफ विच, आई एम नॉट गेटिंग। टू ऑफ विच सर मेरे लिए न्यू वर्ड है, कौन सा? नहीं ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ ओके चल रही है। अच्छा अच्छा ओके, सही चल रही है क्लास, ओके जी सही चल रही है क्लास। फॉर लॉस के साथ अगर आर्टिकल लगा दें, हटा दिया जाए तो गलत हो जाएगा क्या सर? फॉर लॉस, फॉर द लॉस, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर के जब आप किसी पर्टिकुलर लॉस की तो बात करोगे, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी लॉस, कोई पर्टिकुलर लॉस की बात करोगे। जब भी आप किसी पर्टिकुलरिटी की बात करते हो तब आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। ठीक है मुस्कान जी, ये है। एक चीज समझो सारे लोग, संगम सिन्हा को मैं बता रहा हूं दोबारा, बाकी लोग सुनेंगे, मैं यहीं पर इसी स्लाइड पे बताऊंगा। मैरी जो वर्ब होती है, मैरी, मैरी आपने सेंटेंस सुने होंगे ना, एक्टिव एंड पैसिव। तो अगर मैरी का प्रयोग एक्टिव सेंटेंस में हो, एक्टिव में, तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, फिर कोई प्रीपोजिशन नहीं आती इसके साथ। ठीक है भैया, दोबारा सुनना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, आई विल, जैसे आप मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे ही विल मैरी टू हर, एक सेंटेंस हो गया कि वो उससे शादी करेगा। मैंने दूसरा बोला पैसिव में, पैसिव में, तो पैसिव में इसके साथ टू आता है, विद नहीं आता, याद रखना, विद नहीं आएगा, टू आएगा, टू। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे अगर मैं बोलूं ही विल बी मैरिड विद हर, और ये बात आपको देखने में सही लगेगी, लेकिन मैरी के साथ विद नहीं आता, टू आता है। समझ पाए? नेक्स्ट आगे चलेंगे। एंग्री विद, एंग्री विद किसी व्यक्ति से नाराज होना, जैसे द टीचर इज एंग्री विद द स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति से। ध्यान रखना, एंग्री के साथ हम कर चुके हैं ये बात पहले भी, एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन लग सकती हैं। एंग्री विद पर्सन होता है, अगर किसी व्यक्ति से नाराज हैं आप तो एंग्री विद आएगा, लेकिन एट आता है तो किसी बात पर या बिहेव पर, किसी बिहेव यानी नेचर पर, कोई बिहेव ऐसा हो, नेचर ऐसा हो जिस पर कोई व्यक्ति नाराज होता है, ठीक है, तो वो होता है एंग्री एट, एंग्री एट होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। एंक्सियस अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में चिंतित होना। ठीक है, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में आप चिंतित या परेशान होंगे तब होता है आपका, ठीक है, एनेक्सियस अबाउट। एनेक्सियस अबाउट का मतलब होता है चिंतित होना, परेशान होना। वरीड अबाउट, जैसे सी इज एनेक्सियस अबाउट द रिजल्ट, यानी रिजल्ट के बारे में परेशान या चिंतित होना, रिजल्ट के बारे में परेशान या चिंतित होना। समझ पाए? नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। असेम्ड ऑफ, किसी चीज के बारे में असेम्डफुल होना यानी शर्मिंदा होना। ठीक है, सेम, असेम्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एसोसिएटेड विद, इंपॉर्टेंट है ये, यानी संबंधित होना। ठीक है, से जुड़ा होना या संबंधित होता है। ही इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड विद। एवर्स टू, एवर्स टू का मतलब होता है विरोध, विरोध होना या अरुचि होना। ही इज एवर्स टू स्मोकिंग, ही इज एवर्स टू स्मोकिंग, यानी उसे धूम्रपान से नफरत है, घृणा है, उसे धूम्रपान से नफरत या घृणा है, एवर्स टू स्मोकिंग। जब भी आपको टू प्रीपोजिशन, मतलब जब भी आपको कोई भी प्रीपोजिशन दिखेगी उसके बाद में आपको जीरेंड का ही प्रयोग करना है, यानी अगर वो वर्ब है तो। नेक्स्ट ब्लाइंड टू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड टू यानी अनजान होना। जैसे ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, यानी ब्लाइंड टू, बोलो। बोलो
सही है भैया। नेक्स्ट। अच्छा क्लास नहीं चल रही है, वेट कर लो। वेट कीजिएगा बेटा, अभी टेक्निकल टीम के पास इंफॉर्मेशन शेयर करा दी है, देखते हैं। क्लास गार्गी मैम की कल क्लास सुबह 11 बजे महा मैराथन होगी, सभी लोग जुड़ लीजिएगा। जितने भी आप में से गार्गी मैम की क्लास लेंगे वो कल सुबह 11 बजे होगी भैया, सभी लोग जुड़ेंगे। और आज भी आपके लिए एक और बेहतरीन सूचना ये है कि जो केवीएस का मेंस आप देंगे, केवीएस पीआरटी का मेंस आप देंगे, ठीक है, इंग्लिश मैं आपको कराऊंगा। एक और बड़ी महा मैराथन है आज शाम 6 बजे आफ्टर दिस क्लास। जितने भी प्यारे साथी जुड़े हैं या आगे तैयारी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी के सभी जिनका भी केवीएस मेंस होता है या अगर केवीएस मेंस भी नहीं है, इस क्लास के बाद भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि अगर आपके पास टाइम है तो भैया ज्वाइन कर लीजिएगा, 3 घंटे कम से कम आपके पास होने चाहिए। और इंग्लिश में मैं कह रहा हूँ ना, वो कहते हैं ना, वो नहीं होता एलपी फेविक्विक करके जो चिपका देते हैं, इंग्लिश ऐसे चिपका दूंगा आपके दिमाग में उतर जाएगी। इस वीडियो को अगर आप देख सकें, टीचिंग एग्जाम्स TWA के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे होगी शाम 6 बजे आफ्टर दिस क्लास। बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा, जबरदस्त। जितने भी प्यारे साथियों का मेंस है या नहीं भी है, आगे भी हम इस बैच में भी हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस बैच में भी पढ़ेंगे। लेकिन एक बात देखो, अगर आपके पास टाइम है तो ये 2-3 घंटे की क्लास है, बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, आई प्रॉमिस इट। ठीक है, याद रखना। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा। देखो भैया क्या करेंगे, आज हम 50 प्रीपोजिशन करेंगे, ओनली 50, बाकी कल करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, मैं 10 क्वेश्चन आपको दे देता हूं और 10 आपको दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए। स्पीड के साथ करेंगे, ठीक है, स्पीड के साथ करेंगे शाम 6 बजे। हालांकि उस क्लास का जो टैग रखा गया है, थंबनेल रखा गया है, वो केवीएस पीआरटी मेंस के लिए है, लेकिन वो क्लास आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। वो जो सारी चीज़ें मैं आज वहाँ कराऊंगा यूट्यूब पे, वो आपके लिए भी मिलेंगी। ऑफलाइन भी आप उसको देख सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास लेने का एक अलग ही फायदा है, अलग ही मजा। तो भैया आपको पता है फाउंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग फिक्स है। नेक्स्ट पे चलेंगे, स्पीड के साथ बताएंगे। हाँ ज्वाइन कीजिएगा श्वेता, ज्वाइन कीजिएगा भैया, बिल्कुल सुपर। अफ्रेड के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, अफ्रेड ऑफ, बिल्कुल सही है, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ, जी। नेक्स्ट पे चलेंगे, सी इज गुड, बोलो। हाँ जी, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो अगली कम से कम प्रीपोजिशन की 3 से 4 वीडियोस होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन जो इसके बाद जो मैं कल कराऊंगा वो फिक्स प्रीपोजिशन के पैटर्न पे कराऊंगा, समझ आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, गुड और बैड, जब भी गुड या बैड की बात करोगे वो एट होता है, दोनों के साथ एट प्रीपोजिशन आएगा, गुड एट और बैड एट होता है, सी प्रीपोजिशन का यूज होगा, सी प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताओ एक बार क्या होगा। बताओ, गुड एट बैड एट होता है, लेकिन रिच इन होता है, रिच इन कल्चर, रिच इन होता है, ठीक है भैया, रिच इन होता है। अभी तक हमने पढ़ा था समृद्धि में कल्चर होना, बोलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सुपर, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट बताएंगे मुझे क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या इसका राइट आंसर होगा। क्या है,
ही इज एंग्री विद, अगर किसी व्यक्ति से नाराज है तो विद हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बोलो, यहां पर बताओ, अभी मैंने बताया था एंग्री विद और एंग्री एट होता है, एंग्री विद और एंग्री एट होगा। ठीक है, तो एंग्री विद तब होता है जब कोई व्यक्ति हो, लेकिन बात पर नाराज होना एंग्री एट होता है भैया, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, ये रहा। अब आप मुझे बताओ इसके साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा। वसुंधरा यादव राइट आंसर है, बताएंगे, बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, मैरी जब भी बी फॉर्म के साथ आपको मैरी दिखेगा ये पैसिव है, और आपको याद होगा कि जब भी मैरी को पैसिव में यूज करेंगे हम विद का नहीं टू का प्रयोग करते हैं, टू का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैरिड विद। अभी भी कई लोग विद लगा रहे हैं, ठीक है, श्रद्धा शुक्ला कह रहे हैं विद, विद कैसे हो जाएगा वसुंधरा जी, अभी तो बताया मैंने साथ साथ। प्रिया यादव, भैया गलती कर रहे हो ना, यही तो है, गड़बड़ साथ साथ कर देते हो आप। नेक्स्ट पे चलोगे, इंटरेस्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इंटरेस्ट के साथ। प्रशांत भाई मैरिड विद नहीं होता, मैरिड टू होता है, बोलो। इंटरेस्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, इंटरेस्टेड इन होता है, किसी चीज में रुचि होना या इंटरेस्टेड होना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, डिफरेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, डिफरेंट के साथ बताना एक बार, डिफरेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, डिफरेंट के साथ आता है भैया डिफरेंट फ्रॉम, किसी चीज से अलग होना, किसी चीज से अलग होना डिफरेंट फ्रॉम होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे जी, एसेंशियल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है बताओ, एसेंशियल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एसेंशियल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, बोलो, एसेंशियल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एसेंशियल फोर हो जाएगा, एसेंशियल के साथ फोर आता है भैया, एसेंशियल के साथ फोर आता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, बोलो बताना जरा, बोलो, प्राउड ऑफ होता है, प्राउड के साथ ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, 12 कैपेबल के साथ बताओ क्या होता है, सी इज कैपेबल एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, या विद। तो भैया ये हो जाएगा कैपेबल ऑफ, किसी चीज के लिए योग्य होना कैपेबल ऑफ होता है, कैपेबल ऑफ होता है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे जी, बोलो, सेफ के साथ क्या आएगा, सेफ के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, बोलो भैया, बोलो जी, सेफ फ्रॉम होता है, किसी चीज से सेफ होना। नेक्स्ट, ही इज रेस्पॉन्सिबल टू द एक्सीडेंट, फॉर द एक्सीडेंट, विद द एक्सीडेंट और एट द एक्सीडेंट, बताना। रेस्पॉन्सिबल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है भैया, रेस्पॉन्सिबल के साथ आता है सर फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदार होना, एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है वो, रिस्पॉन्सिबल फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलेंगे, बोलिए, बोलो, सुटेबल फॉर। नेक्स्ट बताओ भैया क्या हो जाएगा, जेलस के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, जेलस, बिल्कुल सुटेबल फॉर होता है, बिल्कुल करेक्ट है सभी का, भावना सिसोदिया एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। शुक्ला जी बताएंगे, सी इज जेलस ऑफ,
जेलस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, ऑफ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट में हम चलेंगे, एडिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। बताओ एडिक्शन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? एडिक्शन के साथ एडिक्शन टू होता है, किसी चीज का आदी होना। नेक्स्ट, बोलो। बोलो, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड ऑन होता है। द क्लास वाज डिवाइड, द क्लास वाज डिवाइड। बोलो, क्लास वाज डिवाइड। जब भी क्लास बटेगी तो वो इनटू हो जाती है, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, डिवाइड इनटू हो जाएगा, इनटू। नेक्स्ट, आज की क्लास का अंतिम सवाल हम करेंगे, आज की क्लास का अंतिम सवाल करेंगे। हाँ जी, फेमिलर विद होता है भैया, फेमिलर विद, परिचित होना, जानकार में होना। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतने ही हम सवाल करेंगे भैया। 20 सवाल हमने किए हैं, प्रीपोजिशन के 50 पॉइंट्स को हमने पढ़ा है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस पढ़ी हैं, कहाँ पर ऑफ आता है, कहाँ पर फ्रॉम आता है, कहाँ पर एट आता है, कहाँ पर फोर आता है, कहाँ पर इन आता है। तो इसका बेसिक रिवीजन बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इसे ऐसे कर नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हो? इसका बेसिक रिवीजन बड़ा जरूरी है। ठीक है भैया, बताओ समझ पा रहे हो? ठीक है, अब एक और अन्य जानकारी आज ही की क्लास के लिए भैया। आज एक KVS PRT मेंस जितने भी प्यारे साथियों का है, 6 बजे जस्ट आफ्टर 5-7 मिनट्स मैं आपकी क्लास की शुरुआत करने वाला हूँ। जितने भी प्यारे भाई, या जिनका नहीं भी है, जिनका नहीं भी है वो भी इस क्लास को ज्वाइन करें। साथ ही साथ आज मतलब कल सुबह 11 बजे आपकी गार्गी मैम की क्लास रहेगी, आप उसे भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तो दिस क्लास विल हेल्प ए लॉट टू यू। और जो मेरी मैराथन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस विल ऑल्सो मेक यू फील स्ट्रांग, वो भी आपको स्ट्रांग फील कराएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आई एम इन द फेवर नॉट टू वेस्ट योर टाइम, मैं आपका टाइम वेस्ट कराने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। आई वॉन्ट कि जो भी टाइम आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ या किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, सो आई वॉन्ट कि उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिले। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस क्लास विल हेल्प अ लॉट। प्लीज डोंट फॉरगेट ज्वाइनिंग मी शार्प 6 PM आफ्टर 5 मिनट्स। ओके, टिल देन धन्यवाद, नमस्कार, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद।